सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और पिछली वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखा था। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले जो हमने पहले पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और यहाँ का रिलेटेड है, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड है, इसे डिफाइन करने के लिए, इसे समझने के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होती है वो स्लोप के बराबर होती है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और स्लोप बेसिकली क्या है, tan थीटा है। आप कहोगे थीटा क्या है? थीटा एंगल है लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि ये हमारा पोजीशन है, x से डिनोट करते हैं, और ये हमारी टाइम एक्सिस है। अब x1, x2 और t1, t2 का यूज़ करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये जितना एंगल बनाएगी, कैसे निकालेंगे? एक पैरेलल लाइन हम इस टाइम एक्सिस से बना लेते हैं। तो ये हमको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। इस थीटा की वैल्यू tan के अंदर पुट करोगे, यानी tan थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये जो tan थीटा है यही आपका स्लोप है और इसी की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। अब ये बताओ tan 0 डिग्री क्या होता है? tan 0 डिग्री आपका 0 होता है, और tan 90 तो डिफाइन नहीं होता, चलिए हम 60 ले लेते हैं। tan 60 डिग्री की बात कर लें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। इससे हमको बात क्या समझ में आई कि हम 0 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम एंगल को बढ़ा रहे हैं। डिग्री क्या है? बेसिकली थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो देखो 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू 0 थी और 60 डिग्री पे √3। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है, यानी tan थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। इससे ये बात समझ में आती है जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा tan थीटा होगा और उतना ही ज़्यादा हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो यहाँ मैं आपको इसे बनाकर दिखा देता हूँ कि जैसे थीटा है, अगर थीटा ज़्यादा होगा तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो आपका स्लोप है वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर थीटा कम है तो tan थीटा कम, स्लोप कम और एवरेज वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा पोजीशन शो करेगा और ये हमारा टाइम है। तो एक लाइन हम ये बना देते हैं, ये एक मोशन को डिनोट कर रही है, ये हमारा मान लेते हैं θ1 है। एक और मोशन है, उसका कर्व कुछ इस तरह से बनना है। इसका जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं θ2। तो ग्राफ देख के आप सीधे सीधे बता सकते हो कि जो θ2 है उसकी वैल्यू θ1 से बड़ी है। इसका मतलब वो मोशन जो कि पर्पल वाली लाइन शो कर रही है उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, रिस्पेक्टिवली इसकी जो वेलोसिटी है वो कम है, जो रेड वाली लाइन जिस मोशन को शो कर रही है। और स्लोप को सिंपल आप वैसे भी समझ सकते हो। स्लोप का मतलब हिंदी में क्या होता है? ढाल होता है। जैसे मान लो एक ये चीज़ हमारे पास है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है। तो इन दोनों ब्लॉक में किसका ढाल ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है? आप कहोगे यहाँ पर स्लोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। और ऐसे समझो यहाँ से अगर कोई बॉल हम छोड़ें तो ज़्यादा स्पीड से यहाँ जाएगी, इसका स्लोप कम है, यहाँ थोड़ी धीरे स्पीड होगी, यानी जो बॉल हम यहाँ छोड़ेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो थीटा ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर जो भी हमको दिया हुआ है। जैसे मान लो हमसे कह दिया 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक इस टाइम इंटरवल के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या एवरेज वेलोसिटी है, तो आप कैसे निकालोगे? ये देखोगे कि 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसी को आपको डेल्टा t से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब ये डेल्टा t क्या है? टाइम इंटरवल है, और डेल्टा t आप जानते हो क्या होता है? t2 माइनस t1, या हम कह सकते हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है तो यहाँ पर दो तरीके के टाइम होते हैं, एक स्टार्टिंग टाइम या इनिशियल टाइम कह सकते हो, और एक जो एंड वाला टाइम यानी जो फाइनल वाला टाइम है वो होता है। इसी के बीच की जो ड्यूरेशन होती है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो t2 माइनस t1, वही आपका डेल्टा t होता है और यही आपका टाइम इंटरवल है। तो किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
और हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट मूव कर रहा है, बट डज नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी पूरे इंटरवल की बात करता है कि पूरे इस इंटरवल में इस टाइम से लेके इस टाइम तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या रही, लेकिन उसके बीच में जो अलग अलग टाइम आए, जैसे 10 सेकंड था तो हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जब 11th वाला सेकंड होगा उस एग्जैक्ट टाइम पे 11th वाले सेकंड पे क्या वेलोसिटी है। यानी जब आपको किसी एक टाइम पे पूछा जाए कि बताओ इस टाइम पर या उस टाइम पर क्या वेलोसिटी है, ड्यूरेशन की बात ना करेगी, इस टाइम से लेके उस टाइम तक कोई ड्यूरेशन की बात करेगा, टाइम इंटरवल की बात करेगा, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन अगर हमको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट टाइम पे कि अभी बताओ क्या वेलोसिटी है या उस टाइम पर क्या वेलोसिटी थी, जब एग्जैक्ट टाइम पे पूछेंगे तो उस समय एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ये नहीं बताती। फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसीलिए हमको किसी एक इंस्टेंट पे किसी एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, उसके लिए हमने डिफाइन किया है कि वो वेलोसिटी जो किसी एक एग्जैक्ट टाइम पे पूछा जाए, किसी एक इंस्टेंट किसी एक क्षण पे पूछा जाए, वो हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जो सिंपली हम उसे कहते हैं वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट t। यानी t वाले टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई कार है, वो इस a वाले पॉइंट पे है और वो मोशन करके इस b पॉइंट पे पहुंच जाती है। a और b के बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, a से b जाना एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो a से b के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 60 किलोमीटर्स है। अब वो जो कार है a से सुबह के 10 बजे चलती है और 12 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। अब मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहूँ तो आप निकाल दोगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 किलोमीटर का, और डेल्टा टी बेसिकली क्या होगा, फाइनल वाला टाइम जो कि 12 बजे थे, इनिशियल वाला टाइम या T1 कह सकते हो वो आपका 10 है, तो 12 माइनस 10 कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी 2 घंटा। 10 से 12 में 2 घंटे होते हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर आई, ये हमें क्या बताती है, ये हमें सिर्फ ये बताती है कि अगर आपको A से B जाना है तो एक काम करो, आप 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करो, तो 2 घंटे के अंदर आप A से B पहुंच जाओगे। यानी ये 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में आप पूरी कर लोगे, अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो या वेलोसिटी से चलो। वेलोसिटी को पूरे टाइम ना कम करना है, ना ज़्यादा करना है, ना गाड़ी को रोकना है, बस रेगुलरली उसी स्पीड से चलते जाओ तो इतने टाइम में आप पहुंच जाओगे। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमको कहीं जाना है और गाड़ी से हम जा रहे होते हैं तो एक स्पीड से हम नहीं चल पाते। जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो पहले धीरे होती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम तेज़ करते हैं उसकी स्पीड, फिर हमें सन्नाटा मिलता है तो हम और तेज़ कर लेते हैं गाड़ी, कहीं भीड़ भाड़ आ गई तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, कहीं जाम लगा है तो गाड़ी रोकनी पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें पूरी जर्नी में होती है, यानी एक स्पीड से चलना लगभग नामुमकिन है। तो इस केस में भी A से B जब कार गई होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेगुलर चल रही हो, कभी कम हुई होगी, कभी ज़्यादा हुई होगी। तो किसी एक टाइम पे अगर हम पूछ लें एवरेज वेलोसिटी, तो हमको ये बताया कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, एवरेज वेलोसिटी ये आ गई। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ इस वाले टाइम पे, यानी 10:30 इस एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी है, या फिर यहाँ पर किसी टाइम पे मैं पूछ लूँ कि बताओ इस टाइम पे, यानी जब 11:41 इस एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी रही होगी। या गाड़ी मान लो अभी चल रही है, अभी मैं पूछूं कि बताओ इस समय क्या वेलोसिटी है, तो जो किसी एग्जैक्ट टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे कि बताओ अभी तुरंत क्या वेलोसिटी, इंस्टेंट का मतलब अभी तुरंत इसी क्षण जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप रेगुलरली ऑब्जर्व करते रहते हो। कहाँ ऑब्जर्व करते हो, जो गाड़ी का आपका स्पीडोमीटर होता है ना, वहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा रहा होता है। इसलिए आप देखो उसका जो पॉइंटर है, ये जो रेड कलर से है, ये जो वेलोसिटी होगी वहाँ पर आके रुक जाएगा। जैसे आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो ये 30 पे आके रुकेगा। जैसे ही आप स्पीड तेज़ कर दिए तो ये आगे बढ़ जाएगा, स्पीड कम कर दिए तो पीछे आ गया। तो ये तुरंत चेंज होता रहता है, उसी टाइम चेंज होता रहता है। ये दिखाता है कि इस समय जो गाड़ी चल रही है वो किस वेलोसिटी से चल रही है। तो यहाँ पर जो दिखता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब इसी में आपको अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप देखो वहाँ किलोमीटर भी दिखाता है कि हम जब चले थे तो कितना किलोमीटर था, और जब हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे तो वहाँ पर कितना किलोमीटर था,
फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब घर से निकल रहे थे यानी जब जर्नी स्टार्ट करे तो उस समय टाइम देख लो, और जब पहुंच गए तो उस समय क्या टाइम था, तो उन दोनों टाइम के डिफरेंस निकाल लोगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर लोगे, तब जाके यानी उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तब आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी समय आपको स्पीडोमीटर में दिख रही होती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम समझते हैं, वो ये कि बेसिकली वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी हमें यह बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रही है। सीधी सी बात है, अगर हमने मान लो टाइम फिक्स कर दिया, बताओ इस टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर निकल जाएगा वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में हम पोजीशन चेंज की बात करते हैं, कितना पोजीशन चेंज हुई। अगर मोशन नहीं हुआ तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अगर मोशन हुआ है तभी वेलोसिटी आती है सामने। लेकिन मोशन होने के लिए टाइम का बीतना ज़रूरी है। कोई भी मोशन बिना टाइम के बीते नहीं हो सकता। यानी कोई एक टाइम होगा जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और दूसरा टाइम होगा जहाँ मोशन एंड हुआ। अगर टाइम को हम रोक दें, जैसे कि आप साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हो, टाइम अगर रुक गया तो ग्लास गिर रहा है तो वो हवा में रुक गया, कोई आदमी हवा में उड़ा है तो वैसे रुक गया, सारी चीज़ें उसी तरह से पॉज हो गई बिल्कुल, क्योंकि टाइम को आपने रोक दिया। तो ये बताओ, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एग्जैक्ट टाइम पर क्या वेलोसिटी है। यानी यहाँ पर T1 और T2 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल उसी टाइम पे हमसे पूछ रहा है। जैसे ये 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का हमने देखा था, अब हमसे पूछा जाए कि बताओ 14 सेकंड पे, एग्जैक्ट 14 सेकंड जब आपके स्टॉप वॉच में दिखा रहा था उस समय क्या वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर एक ही टाइम आपको दिया है, यही T1 है और यही T2 है, यानी टाइम को आपने बीतने ही नहीं दिया। तो टाइम बीता ही नहीं तो T1 T2 बराबर, इसका मतलब डेल्टा टी ज़ीरो होगा, टाइम में कोई चेंज नहीं आया। और टाइम नहीं बीता तो मोशन कैसे हो गया, टाइम को रोक दिया और मोशन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डेल्टा एक्स भी ज़ीरो होगा, टाइम चेंज नहीं हुआ तो कोई पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये क्या आ जाएगा, 0/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये किसी एग्जैक्ट टाइम पे हम वेलोसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए मोशन का होना ज़रूरी है, और मोशन तभी होगा जब टाइम बीतेगा। टाइम को रोक दिया, मोशन नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो एक टाइम की बात कर रहे हैं। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अच्छे से समझाया गया कि भाई देखो, बात ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक तरह की एवरेज वेलोसिटी ही है, यानी वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा था कि ये जो एवरेज वेलोसिटी उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है, सिंपल v लिख सकते हो या v-int लिखा जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो डेल्टा टी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटा है। अब डेल्टा टी छोटे होने से क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा हमको, क्या हमको एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी पता चल जाएगी? तो बिल्कुल पता चल जाएगी। देखो, किसी भी स्पीड की या वेलोसिटी की चेंज के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है। जैसे मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको अचानक से रोकना पड़ गया, तुरंत आप ब्रेक लगाओगे, बहुत अच्छी ब्रेक होगी तो कुछ एक आध सेकंड ले लेगा, या एक आध सेकंड से कम। मान लो बहुत अच्छी गाड़ी आपकी है तो 1 सेकंड से कम, यानी कुछ ना कुछ टाइम लेगा उसकी, जो आपकी कुछ v वेलोसिटी से जा रहे थे उसको ज़ीरो होने में, यानी वेलोसिटी को चेंज होने में भी कुछ टाइम रिक्वायर होता है, यानी कुछ डेल्टा टी रिक्वायर होता है। अगर इस डेल्टा टी को इतना छोटा कर दें हम कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना होने पाए, यानी वो ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि उस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी चेंज अकर नहीं हो सकता, तो उस समय क्या होगा, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी। यानी बेसिकली आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कैसे बराबर होगी, इसको मैंने अभी देखो आपको समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या बताती है, कि अगर एवरेज वेलोसिटी को पकड़ के, जैसे ही वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को आप लेकर चलो कॉन्टिन्यूअस, वेलोसिटी को ना कम करो ना ज़्यादा करो, तो 2 घंटे के अंदर आप इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लोगे, यानी ए से बी पहुँच जाओगे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आपको चलना है, ना वेलोसिटी कम करना है ना ज़्यादा करना है। अगर इस वेलोसिटी से आप चलोगे तो एवरेज वेलोसिटी तो आपको 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इस केस में कहीं पर भी किसी टाइम पे वेलोसिटी मेज़र करोगे, क्योंकि आप वेलोसिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करोगे तो वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। जैसे ये 10:30 पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो यहाँ पर भी आपको 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। 11:41 यहाँ पर भी 30 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को पकड़ के चलते चले जा रहे हैं।
तो देख सकते हो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी वो, और अलग अलग पॉइंट पे किसी भी पॉइंट में आप जाके चेक करोगे, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस एक टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी तभी बराबर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों तभी बराबर होती है जब यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो रहा होता है, यानी वहाँ पर कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है तभी बराबर होगा। अगर चेंज हो रहा है तब ऐसा नहीं होगा। तो डेल्टा टी हमने इसीलिए छोटा लिया, कितना छोटा ले लो कि कोई चेंज हो ही ना पाए, अगर चाहो तो भी ना हो पाए, तो डेल्टा टी इतना छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो वहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से पहले एक लिमिट लगा देते हैं। लिमिट के बारे में डिटेल में मैथ्स पढ़ोगे तब समझो लिमिट, और जो डेल्टा टी है वो टेंडिंग्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी जीरो के बहुत करीब है। लिमिट का हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं रख पाते बल्कि हम उसके करीब करीब रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और हमको यहाँ लगा दिया, या लिमिट छोड़ो, अगर हमसे कह दिया कि बताओ एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। मैंने कहा एक्स की इज इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आएगा, आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 पुट करोगे 1 माइनस 1, तो ये 0 बाई 0, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमको अगर 1 पे वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक तरीका ये निकाला गया है कि भाई 1 ना रखो, एग्जैक्ट 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिमिट लगा दो, लिमिट में ये बता दो कि जो x है वो टेंडिंग्स टू 1 है, यानी x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से बहुत करीब है। तो 1.0001 या और भी 0 लगाते हुए 1 लिखोगे, तो अब 1 माइनस करोगे तो ये 0 नहीं आएगा, ये आएगा 0.0000, इस तरह से 1 आएगा, ठीक है। तो हम नॉट डिफाइंड वाले पंगे से बच जाएंगे। तो लिमिट का यूज़ ऐसा ही होता है। तो यहाँ देखो आपको दिया हुआ है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, लेकिन उसके पहले हमने लिमिट लगा दी। लिमिट के नीचे कंडीशन लिखते हैं कि डेल्टा टी क्या है, टेंडिंग्स टू जीरो, यानी जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जीरो से करीब है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है लेकिन जीरो से बहुत ज़्यादा करीब है। जितना ज़्यादा जीरो से करीब होता जाएगा उतना ही ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो अब हम डिफाइन कर देते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, या जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे, किसी एग्जैक्ट टाइम पे, इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ही है, बस उसके पहले हम लिमिट लगा देते हैं। एज अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। जो टाइम इंटरवल है यानी जो हमारा डेल्टा टी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसे मेज़र नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते कि हाँ इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इतनी है। जो जितना छोटा मान सकता है उतना ही ज़्यादा बेहतर है। जितना छोटा आप करते जाओगे डेल्टा टी को, उतनी ही अच्छी वैल्यू, उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मिलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिंबल है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट। तो यहाँ लिमिट ले रहे हैं एज डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो ऑफ द क्वांटिटी ऑन इट्स राइट, यानी राइट साइड जो क्वांटिटी आपको लिखी हुई है, ये लिमिट है, लिमिट के राइट साइड जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसमें लिमिट में जो कंडीशन है डेल्टा टी है, तो इस डेल्टा टी की वैल्यू कहाँ जा रही है, वो किसके करीब है, वो दिखा रहा है। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस क्या है, बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है। ब्रांच क्या कह सकते हो, मैथ्स में एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे क्लास 11-12 में यही चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो कैलकुलस की भाषा में ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में ऑफ इक्वेशन 3.3a, यानी ये जो पूरी हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है लिमिट के साथ, ये जो पूरा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, ये क्या है, इज़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है एक्स का टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अब ये वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, अब बेसिकली इसकी जगह डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है कि हम x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, या कह सकते हो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितना चेंज हो रही है। अब आप कहोगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे। शॉर्ट में ऐसे समझो कि किसी चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ते हैं, ब्रेकिंग डाउन वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जो जोड़ने वाला प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो हमने क्या किया, जो पूरी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, पूरा जो टाइम लगा, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमने निकाल लिया, ब्रेक करके एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया। उस छोटे से टुकड़े के अंदर, उस छोटे से हिस्से के अंदर क्या वैल्यू हमको मिल रही है, वही आपका जो है डिफरेंशिएशन होता है, वही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। जैसे x का दिया हुआ है तो x का t के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में x में कितना चेंज आ रहा है, पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, dx बाई dt। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या,
हमने इस तरह से इसे लिख दिया और इसमें बता दिया कि जो डेल्टा टी है ना, जब एक ठीक ठाक सा पोजीशन चेंज होता है और एक अच्छे खासे अमाउंट में टाइम का चेंज होता है तो उसके लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत छोटा होता है उसके लिए हम डी यूज़ करते हैं। तो डी देख के ही आप समझ जाओगे कि ये जो चेंज है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर आपको लिमिट लगा के बताना पड़ा कि भैया ये जो डेल्टा टी है ना उसको बड़ा ना समझना, वो बहुत छोटा अमाउंट है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप ऐसे पता नहीं कर सकते। तो इस लिमिट को हटाने के लिए, यानी जब लिमिट हटाएंगे तो फिर हमको ये डेल्टा को डी से बदलना पड़ेगा। तो dx बाई डी टी लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत छोटा सा पोजीशन में चेंज हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? जब बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल अमाउंट में, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में हम टाइम में चेंज कर रहे हैं। तो बहुत थोड़े से टाइम चेंज के अंदर जो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो अपेंडिक्स 3.1 इसी चैप्टर के एंड में दिया हुआ, वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप कहोगे तो उसकी वीडियो बना दूंगा। वैसे यहीं पर मैं बहुत सारी चीज़ जितनी काम की है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्स्ट्रा वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, मान लो कोई मोशन हुआ 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक। एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो आप निकाल लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो ड्यूरेशन है 10 सेकेंड की उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको चाहिए, मान लो यहाँ पर ये जो 8 सेकेंड है हमारा, इस एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। हमने ये देख लिया कि एग्जैक्ट पे तो वो वैसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ड्यूरेशन लेते हैं। छोटा सा ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? 8 सेकेंड पर एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी उसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि 8 सेकेंड से थोड़ा पहले वेलोसिटी देख लो और थोड़ा सा बाद में देख लो कि क्या वेलोसिटी है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि चलो T1 हम ले लेते हैं 7.999 सेकेंड, 8 से बहुत करीब है, और हम T2 ले लेते हैं 8.001 सेकेंड। तो हमारा डेल्टा टी क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 करोगे तो आपका 0.002 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी देख रहे हो, बहुत छोटा ड्यूरेशन लिया। अब कोई दूसरा बंदा आकर कहेगा नहीं और ज़्यादा छोटा लो, इसको कितना लें? कहेगा आप T1 लो 7.9999, एक और ले लो, ठीक है, सेकेंड। T2 भी इसी तरह से लो 8 पॉइंट, पहले 2 0 लिया था ना, 0 एक और 0 बढ़ा दो और फिर 1 सेकेंड, ठीक है। यानी 8 से करीब ही रहना चाहिए। फिर आप डेल्टा टी निकालोगे तो क्या आएगा? ये 0.0002 सेकेंड। इसी तरीके से डेल्टा टी को आप छोटा करते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कैसा भी मोशन हो रहा हो, कितना भी अतरंगी टाइप का मोशन हो रहा हो, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही हो, लेकिन वो ड्यूरेशन इतना छोटा होगा कि वहाँ पर कोई भी चेंज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। चेंज होने के लिए जितना टाइम चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा। यानी जो T1 पे वेलोसिटी होगी वही T2 पे वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे यही वाली वेलोसिटी हमारी आ गई कि इस टाइम पे हमने वेलोसिटी निकाली और इस पे निकाली, तो इन दोनों पे वेलोसिटी अगर सेम आ रही, इसका मतलब भैया बीच में जो 8 सेकेंड बैठा हुआ है उसकी वेलोसिटी भी सेम ही होगी। तो यहाँ से इस तरह से ये निकलता है। तो ये जो डेल्टा टी को हम छोटा करते जा रहे हैं, इसी को हम डिनोट करते हैं कि डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0। कोई तीसरा बंदा आएगा वो और छोटी वैल्यू निकाल देगा, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं होती, बल्कि बताया जाता है कि बस 0 के करीब है। अब आप खुद चाहे जितना छोटा उसके कर लो। तो ये जो हमारा dx बाई डी टी है वो क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ पोजीशन कितना चेंज हो रही है एट दैट इंस्टेंट, यानी उस टाइम पे एग्जैक्ट। उसके लिए आपको कोई ड्यूरेशन नहीं चाहिए। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में एक ड्यूरेशन की बात होती है, वहाँ भी पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उस इंटरवल के अंदर पोजीशन कितना चेंज हुई, उस T1 T2 के बीच में कितना पोजीशन चेंज हुई। लेकिन यहाँ देखते हैं एग्जैक्ट उस टाइम पर कितनी पोजीशन चेंज हुई। We can use equation 3.3a for obtaining the value of velocity at an instant either graphically, यानी ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको हम ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ग्राफिकली ही देखेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि हमें ग्राफ की मदद से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, जिसे यहाँ ग्राफ पे हमने पॉइंट P माना है, क्या वेलोसिटी थी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे हमें फाइंड आउट करना है। फॉर मोशन ऑफ कार रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 3.3। तो आप बुक लेकर बैठोगे ज़्यादा बेहतर है। तो बुक में आप देखोगे 3.3 वाली जो फिगर है वही वाली मोशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसी फिगर को यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया गया है डिफरेंट स्केल लेके, यानी उसी को थोड़ा सा जूम कर दिया गया है टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन, यानी जिससे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। इसीलिए उसको और जूम करके एक छोटा सा हिस्सा निकाल के यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं फिगर 3.6 में जो हमारा ग्राफ बना है वो बेसिकली 3.3 वाला ही ग्राफ है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ पर जो हमारी फिगर 3.4 थी वहाँ पर भी हमने
3.3 से ही एक हिस्सा निकाला था, तो क्यों ना यहीं से हम एक पार्ट निकाल लें। कहने का मतलब ये है कि जब 3.3 से हमने इस 3.4 को निकाला, तो इस 3.4 से अगर हम 3.6 को निकालेंगे तो बेसिकली ये 3.6 3.3 का ही तो पार्ट होगा। अब 3.4 से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ किस तरह से कहाँ से वैल्यू ली गई है। तो आप अपनी बुक में फिगर 3.6 देखो, वहाँ पर टाइम कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। आप कहोगे 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक ये इंटरवल लिया गया है। और पोजीशन कहाँ तक ली गई है, इस 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड पे जो पोजीशन थी, जैसे हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये पोजीशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा ऐसे कट करके 3.6 में ड्रॉ कर दिया गया। तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से कर्व, यही आपका 3.6 वाली फिगर में बना हुआ है। अब चलिए इसे प्रॉपर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखते हैं, तब ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पर इस ग्राफ पे देखो, हमको क्या करना है, एग्जैक्ट जो 4 सेकेंड है उस पर क्या वेलोसिटी है वो हमको निकालनी है 4 सेकेंड पे। यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ये हमको निकालना है। और इस पी पॉइंट पे हमारा टाइम कितना है आप देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे टाइम एक्सिस पे तो टाइम मिल जाएगा। तो ये पी पॉइंट है, उस पर टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है हमको बताना है। और जैसा कि हम देख चुके हैं एग्जैक्ट उस टाइम पे वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको एक छोटी सी ड्यूरेशन चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी एक छोटा सा ड्यूरेशन चाहिए। तो एक टाइम लेंगे इस 4 सेकेंड से थोड़ा सा पहले वाला और एक उसके बाद वाला। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक टाइम लेते हैं ये 3 सेकेंड वाला, ठीक है। तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, ये हमारा इस पर 3 सेकेंड होगा। और एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर टाइम कितना होगा 5 सेकेंड होगा। यानी डेल्टा टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 3 जो कि हमारा 2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम P1 मान लेते हैं, इसको हम P2 मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि P1 P2 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो आप निकालो। तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये दोनों ज्वाइन कर लिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और ये थीटा निकाल लो। यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे और tan थीटा ही आपका एवरेज वेलोसिटी होता है P1 P2 के बीच में, ठीक है। अब डेल्टा टी को हम छोटा करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे पहले हमने 1 सेकेंड पहले और 1 सेकेंड बाद लिया था, 4 से 1 सेकेंड पहले 3 सेकेंड और 4 से 1 बाद 5 सेकेंड लिया था। अब हम क्या करेंगे 0.5 सेकेंड पहले और 0.5 सेकेंड बाद, यानी एक टाइम हम ले लेते हैं ये वाला। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें 3.5 सेकेंड, इसको हम Q1 मान लेते हैं। और एक दूसरा टाइम हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं, इस पे क्या टाइम है हमारा 4.5 सेकेंड, इसको हम Q2 मान लेते हैं। इनके बीच में एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना है, कैसे निकालोगे, आप कहोगे वही हम काम करेंगे, इन दोनों लाइन को इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से पैरेलल लाइन खींच के थीटा निकाल लेंगे और tan थीटा निकल जाएगा। और tan थीटा हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है, इस बार किस में है Q1 Q2, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हम डेल्टा टी को छोटा कर रहे हैं। इस बार डेल्टा टी क्या होगा 4.5 माइनस 3.5 जो कि होता है 1 सेकेंड्स। यानी डेल्टा टी को हम छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो जब डेल्टा टी को 2 सेकेंड हमने लिया था तो हमको ये वाली लाइन मिली थी। जब डेल्टा टी को हमने 1 सेकेंड लिया तो लाइन की जो लेंथ है वो छोटी हो गई, ये Q1 Q2 के बीच में, यहाँ पर Q1 वाला पॉइंट था ना, लाइन छोटी हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो लाइन है वो पॉइंट P से करीब हो गई, ऐसे थी पहले, उसके बाद ये आके ऐसे हो गई, लेंथ भी छोटी हो गई और वो P पॉइंट से करीब है। तो Q1 Q2 वाली लाइन देखो P से ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी को हम छोटा करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा जो लाइन हमको मिलेगी वो P पॉइंट को टच कर जाएगी। और P पॉइंट को जब टच कर जाएगी तो वहाँ पर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी, क्योंकि P पॉइंट को टच कर रही है इसलिए P पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो हमको मिल जाएगी। यानी जिस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा हो जाए कि जो लाइन है वो P पॉइंट को टच कर जाए तो वहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इक्वल हो जाएगी। यानी उस केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सिंपल हमको इससे क्या समझ में आया कि जैसे मान लो कोई कर्व है हमारा, उसके किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देना पड़ेगा उस पॉइंट को टच करते हुए। तो जो लाइन हमको मिलेगी उसका एंगल कितना बनना है वो निकाल लो थीटा। तो tan थीटा में जब वैल्यू निकालोगे तो ये किसके बराबर होगी, आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। क्योंकि वो ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो पा रहा है और हम जानते हैं वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा है
एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो उस केस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर रहती है। तो यही चीज़ आपको फिगर 3.6 में जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें समझाई गई है कि हमने क्या किया, P1 और P2 लिया और इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। इसी तरह से Q1 Q2 लिया, डेल्टा टी को हम छोटा कर दिए तो छोटी सी लाइन मिली जो कि P पॉइंट से करीब हो रही थी। तो ये वैल्यू हमने किस तरह से निकाली, ग्राफिकल मेथड से निकाली। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। यानी P पे निकालना है ना, तो P पे ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा यानी tan थीटा होगा, वही आपका उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ यही बेसिकली यहाँ बताया है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा दिया कि हम पहले क्या करेंगे, डेल्टा टी को 2 सेकेंड ले लेंगे। इस तरह से हमको लेना है कि सेंटर आपका 4 सेकेंड आए, यानी बीच में 4 सेकेंड हो। तो कैसे लोगे कि 4 सेकेंड से 1 सेकेंड पीछे ले लो 3 सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद में ले लो 5 सेकेंड। तो डेल्टा टी यहाँ से आपका 2 सेकेंड आ जाएगा, जहाँ पर 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है। तो सेंटर पे आपका 4 आ रहा है। उसके बाद जो डिफिनीशन है हमारी एवरेज वेलोसिटी की, कि जो लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, यानी 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे बताएगा, जो P1 P2 लाइन है उसका जो स्लोप है उससे फाइंड आउट होगा। अब हम क्या करें, डेल्टा टी को डिक्रीज कर रहे हैं, 2 सेकेंड से 1 सेकेंड कर दिया, तो जो P1 P2 लाइन थी वो Q1 Q2 हो गई। तो अब जो Q1 Q2 वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी देगा, जो हमारा 3.5 सेकेंड से 4.5 सेकेंड के बीच में होगा। तो ये जो लिमिट हम लगा रहे हैं, यानी डेल्टा टी को छोटा करते करते जीरो के बहुत करीब लेते जाएंगे, तो जो P1 P2 लाइन है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जाके टच कर जाएगी उस पॉइंट पे, यानी उसके टेंजेंट बन जाएगी उस कर्व पे। तो जब टेंजेंट बन जाएगी, P पे टच कर जाएगी, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमको मिल जाएगी। यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, तब उस केस में मिल जाएगी जब उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है वो ग्राफिकली शो करना मुश्किल है, क्योंकि लाइन देखो जितनी छोटी करते जाओगे ग्राफ पे प्लॉट करना उतना मुश्किल हो जाएगा। वही देखें तो लाइन कितनी करीब हो गई थी पॉइंट से, तो अगर और छोटे ड्यूरेशन लेते तो बिल्कुल उस कर्व पे ही टच कर जाती। तो ग्राफिकली बहुत ज़्यादा क्लोज आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्राफ पे एक लिमिट होती है, उससे छोटी चीज़ें आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल मेथड है उसकी मदद से हम वेलोसिटी की वैल्यू को और छोटा करते करते, यानी यहाँ 1 सेकेंड तक ही हमारा ठीक ठाक था। अगर 1 सेकेंड से कम हम डेल्टा टी लेते, 0.5 ले लेते, तो बनाना मुश्किल होता। लेकिन जब न्यूमेरिकली हम करते हैं तो वहाँ पर हम और छोटी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो मीनिंग है लिमिटिंग प्रोसेस की वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, यानी कैसे हम छोटा कर रहे हैं, कितना छोटा कर रहे हैं, ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हमको। अब जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ना फिगर 3.6 में, जो भी हमने ऊपर देखा, उस ग्राफ की इक्वेशन आपको यहाँ दे दी, x इज इक्वल टू 0.08 t क्यूब। यानी आपको पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू पुट कर दो। यानी आपको टाइम 1 सेकेंड आपको बताना है, 1 सेकेंड पे पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 1 रख दो। 8 सेकेंड पे पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, यानी 8 सेकेंड जब था तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे खड़ा था, तो t की वैल्यू 8 रख दो। 8 का क्यूब करके 0.08 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमको उस कर्व की इक्वेशन दे दी है, उसका एक्सप्रेशन दे दिया है। तो नीचे जो टेबल है वो आपको वैल्यू देगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की, कैलकुलेटेड फॉर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू पहले 2 सेकेंड ली गई, फिर 1 सेकेंड, फिर 0.5 सेकेंड, फिर 0.1 सेकेंड, फिर 0.01 सेकेंड। हर बार जो सेंटर में आएगा वो 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड से ही हमको लेफ्ट और राइट वैल्यूज़ लेनी है। तो चलिए देखते हैं टेबल में हमको क्या दिया है बेसिकली। तो इस टेबल 3.1 में हमको क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एग्जैक्ट 4 सेकेंड जो हमारा टाइम है उस पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। यानी हम लिमिट लेंगे जहाँ डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टेंडिंग्स टू जीरो, यानी जीरो के बहुत ज़्यादा करीब, यानी डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उस केस में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, वही आपकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। तो हम डेल्टा टी को छोटे करते हुए चले जाएंगे। तो पहले कॉलम में देख सकते हो डेल्टा टी दिया हुआ है जो कि सेकेंड्स में दिया हुआ है, और पहले 2 सेकेंड लिया है, फिर 1 सेकेंड, फिर 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, फिर 0.01 सेकेंड, इस तरह से कम करते हुए जा रहे हैं। और फिर वहाँ देखेंगे हम कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो कि लास्ट कॉलम में दिया है वो वेलोसिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, अब डेल्टा टी आपका क्या होता है, आप कहोगे T2 माइनस T1 होता है। यहाँ से आप T1 और T2 निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं अभी हम देखेंगे। तो जैसे डेल्टा टी पहले केस में हमको 2 सेकेंड चाहिए ना, तो 2 सेकेंड कैसे हो सकता है,
और ये भी बता दिया हमको 4 सेकंड पे चाहिए, यानी सेंटर में 4 हो। जैसे मैंने आपको बताया 4 से 1 सेकंड पीछे ले लो तो 3 सेकंड मिलेगा, 1 सेकंड बाद ले लो तो 5 सेकंड मिलेगा, तो 5 - 3 करोगे तो 2 सेकंड आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि डेल्टा टी है। तो जो सेंटर वाली वैल्यू है नहीं, जिस पे हमको वैल्यू चाहिए, किस पे चाहिए, 4 पे चाहिए, उससे 1 सेकंड हम कम कर देंगे, 1 सेकंड बढ़ा देंगे तो डेल्टा टी हमको 2 मिलेगा। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे ये जो 2 है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा टी हमको चाहिए, ठीक है, जो डेल्टा टी हमको चाहिए उसको हम हाफ कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी इसको एक बार जो सेंटर वाली वैल्यू, जैसे 4 सेकंड है ना, तो 4 सेकंड में से एक बार डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा। 4 सेकंड में एक बार डेल्टा टी प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड वाले में आप चेक कर सकते हो, डेल्टा टी की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2/2 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, और 4 + 1 एक बार कर दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ देखो आपको रिलेशन ऊपर दिया हुआ है। द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम गिव्स द वैल्यू ऑफ, तो सेकेंड थर्ड कॉलम में आपको T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी। T1 कैसे मिलेगा, जिस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है उसमें से आप जो डेल्टा टी की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरह T2 में क्या करोगे, जिस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है उसमें डेल्टा T/2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 सेकंड का हो गया। अब 1 सेकंड का देखें हम क्या करेंगे, यही T1 हमको निकालना है, तो 4 सेकंड पे हमको चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, तो 4 में एक बार माइनस कर देंगे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, तो डेल्टा टी इस बार हमने क्या लिया है, 1 सेकंड लिया है, यानी 1/2 जो कि 0.5 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3.5 सेकंड्स आ जाएगा। T2 चाहिए तो 4 में हम इसी 1/2 को ऐड कर देंगे तो हमारा 4.5 सेकंड्स आ जाएगा। तो देख सकते हो T1 3.5, T2 हमारा 4.5। ठीक इसी तरीके से अगर डेल्टा टी हमने 0.5 माना है तो क्या हो जाएगा, देखो T1 = 4 सेकंड पे हमको वैल्यू चाहिए तो माइनस कर देंगे एक बार, यही 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0.25, तो 4 में से माइनस करोगे तो आएगा 3.75, और T2 की वैल्यू इसी तरीके से 4 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 4.25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से डेल्टा टी एक बार ये पुट कर लोगे, यही जो आपको रिलेशन यहाँ मैंने लिख कर दिखाया, इसी रिलेशन में डेल्टा टी की वैल्यू पुट करोगे तो T1 T2 आपको मिल जाएगा, ये वाले में भी इस तरह से मिल जाएगा। अब इस T1 T2 से हमको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हमको रिलेशन दिया हुआ x = 0.08 T⁻3, तो जब हमको पोजीशन की वैल्यू T1 पे चाहिए होगा, याद रखो जो ब्रैकेट में T1 लिखा है इसका मतलब x और T1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि x T1 का फंक्शन है, यानी T1 पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है, रिलेशन में देख सकते हो t की वैल्यू पुट करते जाओगे x की वैल्यू आपको मिलेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0.08 T1 का क्यूब, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आप पुट करते जाओगे जो अलग अलग केस में हमको मिल रही है, यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरीके से T2 की वैल्यू जब आप पुट करते जाओगे इस रिलेशन के अंदर तो आपको x2 की वैल्यू मिलती जाएगी, x2 कह सकते हो या x की वैल्यू T2 टाइम पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x ब्रैकेट में T1, इसका मतलब पोजीशन की वैल्यू T1 टाइम पे, और x T2 इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब पोजीशन की वैल्यू T2 टाइम पे, तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, 0.08 T2 का क्यूब, ठीक है। इसी में पुट कर लोगे तो आपको ये सारी x T1 और x T2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको T1 T2 x1 x2 ये सब पता चल गया, डेल्टा x और डेल्टा t सब निकाल लोगे। डेल्टा t तो पहले से ही हमको मिला हुआ है, तो बेसिकली डेल्टा x यहाँ से निकल जाएगा, फिर डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t कर दोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। यही सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो लास्ट कॉलम में आपका जो डेल्टा x बाई डेल्टा t दिया हुआ है, जितना हम डेल्टा t को यहाँ पर देखो छोटा करते चले जा रहे हैं, उतनी ही देखो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है, और ये वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t तो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है, लेकिन जितना डेल्टा t को छोटा करते जाएंगे ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा t है वो उतना ही ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करीब होता जाएगा। यानी ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो बाकी ऊपर वाली सबसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से वो सबसे ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि 4th और 5th कॉलम में आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी हुई है x की, यानी पोजीशन की वैल्यू T1 टाइम पे 0.08 T1 का क्यूब कर दो, और पोजीशन की वैल्यू आपको अगर T2 टाइम पे चाहिए तो 0.08
T2 का क्यूब कर दो, ठीक है। 6 कॉलम में आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है पोजीशन T2 टाइम पे और पोजीशन T1 टाइम पे, यानी वही x2 माइनस x1। और लास्ट कॉलम में आपको रेशियो दिया हुआ है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी शो कर रहा है हमको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जब हमारी वैल्यू जो वैल्यू डेल्टा टी की हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, जो कि फर्स्ट कॉलम में हमने डेल्टा टी की वैल्यू ली हुई है। तो हम टेबल 1.3 में देख सकते हैं जैसे जैसे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इस डेल्टा टी की वैल्यू को 0.2 सेकेंड से 0.010 सेकेंड या सिंपल 0.01 सेकेंड कह सकते हो, जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है लिमिटिंग वैल्यू 3.84 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी जैसे जैसे हम छोटा करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करीब होता जा रहा है। और ये हम मान के चल रहे हैं कि जब डेल्टा टी की वैल्यू हम 0.01 सेकेंड ले रहे हैं तो जो हमको वेलोसिटी मिलेगी, जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है, यानी वो दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो डेल्टा इतना छोटा हो गया, ये चेंज इतना छोटा हो गया है कि हम उस डेल्टा को हटा के उसकी जगह d हम ले आएँ। d का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा चेंज अगर होता है तो d यूज़ करते हैं। इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ कार शोन इन फिगर 3.3। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जिस टाइम का भी हमको वेलोसिटी चाहिए, जैसे 4 सेकंड पे हमने निकाला, उसी तरीके से 5 सेकंड पे चाहिए, 6 सेकंड पे चाहिए, 10 पे, जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर इसी तरह से हम कर देंगे। डेल्टा टी मानेंगे, डेल्टा टी को छोटा करते चले जाएंगे, फिर उससे x1 x2 डेल्टा एक्स सब निकल जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकल जाएगा, और वहाँ से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर दिस केस द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज फाउंड टू बी शोन इन फिगर 3.7। तो नीचे आपको जो फिगर 3.7 है ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू मोशन शोन इन फिगर 3.3। तो फिगर 3.3 अपनी बुक में आप ओपन करके देखो, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी, वो पोजीशन टाइम ग्राफ था हमारा, उसी की हेल्प से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हैं। तो चलिए मैं इसे पूरा बना कर दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बुक में पोजीशन टाइम ग्राफ वाला ओपन कर लो, क्योंकि वहीं से हम वैल्यू उठाते जाएंगे और यहाँ पर प्लॉट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करेंगे और टाइम हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं। अब पेज नंबर 42 पे जो आपका टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, नाउ लेट अस कंसीडर करके है। तो उसमें लिखा हुआ है द मोशन ऑफ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन एंड पिक्स अप स्पीड पिकअप करती है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है टिल टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी टाइम 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो हमको x की इक्वेशन दी हुई है कि पोजीशन हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 0.08 t की पावर 3, ठीक है। ये रिलेशन हमको दिया हुआ है। हमने ये देखा किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए, यानी v इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, dx बाई dt कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए हम dx बाई dt करते हैं। अब ये dx बाई dt है क्या, यानी ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो है क्या, कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो बेसिक हम सीख लेते हैं। डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे, यहाँ जितना हमारा काम हो जाए जितनी नॉलेज से, वो हम देख लेते हैं। तो कोई भी वेरिएबल है, मान लो t कोई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, जो वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू उसकी मानी जाएगी। उसकी पावर n है, n एक कांस्टेंट है। अब एग्जांपल से हम देखेंगे कि मान लो t की पावर n, ये एक चीज़ हमारे पास है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो पूरा टर्म है इसको d बाई dt निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यानी जिसका भी हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, d बाई डी, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी कर देते हैं। और जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे t की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी हम कर रहे हैं और न्यूमरेटर में हम t की पावर n कर दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, जो पावर है वो यहाँ पर आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है, और जो वेरिएबल है वो ऐसे ही रहेगा, बस जो पावर है यहाँ पर उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे हम मान लेते हैं t की पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, d बाई डी टी, ठीक है, d बाई डी टी कर देना है हमको, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए
डिनोमिनेटर में यानी नीचे टाइम आ रहा है। अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में करना होता तो x आ जाता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने बताया जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगी, 3 हो जाएगा, t की पावर 3 - 1 जो कि क्या हो जाएगी 3t², ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको x के रिस्पेक्ट में। याद रखना जो न्यूमरेटर में आ रहा है वही वेरिएबल ऊपर होगा, तभी ये डिफरेंशिएशन जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ वो वर्क करेगा। इन केस अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, जैसे dt की पावर 3 है, इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर फिर ये रिलेशन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, x की पावर 5 - 1 जो कि 4 होता है। तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन का एक और रूल समझ लो कि मान लो ये t की पावर n ना होता, बल्कि इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई होता। इसको हम a से डिनोट कर दे रहे हैं, a t की पावर n होता। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे होते यानी d a t की पावर n डिवाइडेड बाई dt, तो इस डिफरेंशिएशन का क्या होता। तो रूल ये कहता है कि जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, उसको बाहर निकाल लो, उसका डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो वेरिएबल वाला टर्म बच रहा है सिर्फ उसी को करना है। अब बाहर क्यों निकाल लेते हैं, वो उसका पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल आप यही समझो। तो डी टी की पावर n बाई टी टी हम निकाल लेंगे। तो जब डिफरेंशिएट कर लेंगे बाद में ये a जो पीछे है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने x की पावर 5 लिया था, तो ऐसे समझ लो अगर हम 7x की पावर 5 इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे होगा, d 7x की पावर 5 डिवाइडेड बाई dx। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को पहले बाहर निकाल लो, सिर्फ dx की पावर 5 डिवाइडेड बाई dx, और इसकी वैल्यू हमने डिफरेंशिएट करके निकाली है 5x की पावर 4। तो सिंपल आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 5x की पावर 4, तो 7 5 35x की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना दो ही चीज़ आप समझो, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे करते हैं। नंबर को बाहर निकाल दो, बाकी वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके बाद में जो वैल्यू आए उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमें dx बाई dt करना है। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जिसको करना है उसके अंदर वही वेरिएबल होना चाहिए। डिनोमिनेटर में t है तो ऊपर भी t होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x है। हमको रिलेशन फिर पता है ना, x की इक्वल टू क्या है 0.08 t की पावर 3। इसको पुट कर देंगे तो हमारा t आ जाएगा, यानी d 0.08, x की वैल्यू सिंपल हम पुट कर रहे हैं t की पावर 3 डिवाइडेड बाई dt कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर t आ रहा है और यहाँ पर भी t आ रहा है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैंने आपको बताया था। ये देखो कांस्टेंट एक नंबर है 0.08, तो इसको बाहर निकाल लो, 0.08 इसको हम बाहर निकाल लिए, और सिंपल हम क्या करेंगे dt की पावर 3 डिवाइडेड बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आती है 0.08, तो ऐसे ही रहेगा। t की पावर 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर कोफिशिएंट में आ जाती है, 3 यहाँ आ गया, और t की पावर 3 थी तो 3 - 1 जो कि 2 होता है, ये हो गया। अब ये 0.08 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 3 24, तो 0.24 t²। ये किसकी वैल्यू है dx बाई dt, और dx बाई dt क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी किसी भी टाइम पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो उसका रिलेशन हमको मिल गया। जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करोगे और वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। बस हमारे लिए जो रिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसी को हम लिखते हैं, बाकी हटा देते हैं। क्या रिलेशन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का 0.24 t की पावर 2, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया है वो किस टाइम से किस टाइम तक के फॉलो करेगा, 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, क्योंकि इसी बीच में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और इसी टाइम ड्यूरेशन का सिर्फ आपको इक्वेशन दी हुई है। पूरा जो मोशन हो रहा है उसमें ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, तो बस 10 सेकेंड तक ही इसे अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, हर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे v2 हमको निकालना है, v0 तो 0 ही होगा, ठीक है। जब टाइम हमारा 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि टाइम की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो 0 हो जाएगा। v2 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, v2 मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0.24 t की जगह हम 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.96 मीटर पर सेकेंड। अब हम v4 निकाल सकते हैं, यानी 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी 0.24, और टाइम की जगह 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 3.84 मीटर पर सेकेंड। v6 निकाल लेंगे, ये आएगा 8.64 मीटर पर सेकेंड। v8 निकाल लेंगे, यानी 8 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे, तो वो आएगी 15.36 मीटर पर सेकेंड। और v10 यानी 10th सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी 24 मीटर पर सेकेंड। इन सब को हम प्लॉट कर लेंगे। 2 सेकेंड पे क्या आई थी 0.96, तो ये करीब करीब यहाँ होगा, बहुत छोटी वैल्यू होगी, यहाँ कहीं हमारा 0.96 आएगा। ठीक है, तो याद रखना वाई एक्सिस इस बार हम वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं, और वेलोसिटी सारी हमने निकाली है, ये सारी कौन सी वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पे, ये सब निकला हुआ है। 4 सेकेंड पे 3.84 है, तो ये करीब करीब यहाँ आएगी 5 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा नीचे। और 6 सेकेंड पे 8.64, तो ये करीब करीब यहाँ आएगी। 8 पे 15.36 यानी लगभग 15 के आसपास, तो 8 पे ये कहाँ आएगी, यहाँ करीब करीब ये आएगा। ठीक है, 10 सेकेंड पे हमारा 24 आ रहा है, तो 24 ये 25 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, मैं रफ सा थोड़ा सा बना रहा हूँ, स्केल वगैरह से बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये करीब करीब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमको पूरा कर्व मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें, यानी जितने भी पॉइंट हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें, या फिर एक स्मूथ सा कर्व बनाते जाएं इन पॉइंट को टच करते हुए। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेगा ये जो इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो ये कौन सी है, टी स्क्वायर है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्लास 10th मैथ्स अगर कुछ याद आ रहा होगा, पॉलिनोमियल्स में आपने क्यूबिक का और क्वाड्रेटिक का ये सब ग्राफ आपने देखा होगा, वहाँ आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा, याद आ रहा है कि नहीं। इस तरह से करीब करीब बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी ये कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का कर्व टाइप का होता है। तो जहाँ पर भी आपको स्क्वायर वाला टर्म दिख गया, इसका मतलब वो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा। तो चलिए उसी तरीके से हम बना देते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन से इसे बेसिकली ज्वाइन नहीं करना, एक कर्व की तरह से बनाना है। तो ये हम बनाते हुए चलते हैं, तो इस तरह से कर्व टाइप का ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप पेज नंबर 42 ओपन कर लो, जहाँ पर लिखा हुआ है पिक्स अप स्पीड टिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड देयर आफ्टर, यानी 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल 18 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ जो हम बनाते थे, वहाँ पर ये x हो गया, ये t हो गया, इसमें जो हम ये कहते थे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता था, एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हम बना देते थे। ये क्या शो करता था, उस बंदे की जो पोजीशन है, x0 मान लो पोजीशन पे खड़ा है, तो पूरे टाइम वो x0 पे ही खड़ा है, किसी पॉइंट लगा दो वहाँ पर x0 ही वैल्यू देगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या बनाया है, यहाँ बनाया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो टाइम एक्सिस से पैरेलल स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे, ग्राफ बन जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसे शो करने के लिए यहाँ पर भी हम टाइम एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, और ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, v0 से, यानी जो वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी तो है ना, जो वेलोसिटी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो जो वेलोसिटी है वहीं से एक स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे। तो ये कहानी कहाँ से कहाँ तक की, हमको कह रहा है कि 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक यही कहानी चल रही है। इसका मतलब ये है कि 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी 10 से लेके 18 सेकेंड तक पूरी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जहाँ हमको 18 सेकेंड ना मिल जाए। तो इस पॉइंट पर हमें 18 सेकेंड मिलेगा, क्योंकि ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर तो आपको 18 सेकेंड मिल जाएगा। तो इस पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, अब उसी पेज नंबर 42 पे फिर से आ जाओ, आगे पढ़ोगे 18 सेकेंड के बाद। देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर ब्रेक लग जाती है, एंड द कार स्टॉप्स एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। यहाँ पर पोजीशन भी आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 296, तो पोजीशन का हमको काम नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 18 सेकेंड जब पहुँचा उसके बाद ब्रेक लग गई, और ब्रेक लगने में तुरंत रुक नहीं जाएगी, 2 सेकेंड उसको लगा
गाड़ी को स्टॉप होने में, यानी 18 सेकंड में ब्रेक लगी और फाइनली गाड़ी कब आके रुकती है, जब टाइम 20 सेकंड हो जाता है। अब 18 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, 18 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी 24 मीटर पर सेकंड थी और 20 सेकंड पे आके वो ज़ीरो हो गई, यानी हमने 18 सेकंड पे ब्रेक लगाया और 20 सेकंड पे आके रुक गया, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ तो हुई है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वेलोसिटी कम हुई है 24 से 0, तो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 20 सेकंड पे हमारा वेलोसिटी 0 है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये ग्राफ मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये 30 है, ये 25 है, ये 20 है, वेलोसिटी कम होगी तो नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ कि नहीं। अब आप कहोगे कि हमने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, 18 सेकंड से 20 सेकंड तक हम ऐसे कर्व भी बना सकते थे। तो कर्व इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो हमको इक्वेशन नहीं दी हुई है कि 18 सेकंड से 20 सेकंड तक में किस तरह का मोशन हो रहा है, उसके बारे में हमको नहीं बताया। सिर्फ जो बुक में आपका ग्राफ बना है उससे हमको पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म एसेलरेशन से मोशन हो रहा है, ठीक है। एसेलरेशन वाले टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में इस बात को समझ में आएगा, तो यहाँ बस आप इतना ही समझ लो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई कि किस तरह का मोशन है। तो ग्राफ देख के ही हमको ये पता चल रहा है कि लीनियर मोशन है, यानी यहाँ पर जैसे इस वाली इक्वेशन में हमने देखा था ना 0.24 टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर वाला टर्म ना होगा, 18 सेकेंड से 20 सेकेंड में जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ एक लीनियर टर्म आएगा, यानी टी आएगा, सिर्फ टी स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर होगा तो कर्व बनता, सिंपल टी होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ से ही हमको ये अंदाज़ा लग रहा है। तो ग्राफ तो बन गया। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर क्वाड्रेटिक वाला कोई टर्म आ जाए, स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, तो कर्व टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे कैसे भी कर्व हो, और अगर सिंपल टी है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ हमने निकाली है इसको आप नोट डाउन कर लो, एसेलरेशन वाले टॉपिक में इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, 0 से लेकर 10 सेकंड तक ये वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि 0 से 10 सेकंड तक जो इक्वेशन है उसमें टी स्क्वायर वाला टर्म है, क्वाड्रेटिक है, इसीलिए पैराबोलिक ये ग्राफ बनेगा। 10 से 18 सेकंड तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और 18 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन लीनियरली चेंज हो रही है, यानी वहाँ पर सिर्फ टी का टर्म होगा। अगर इक्वेशन हम बनाएंगे तो इक्वेशन दी नहीं हुई है, लेकिन जो इक्वेशन होगी वहाँ सिर्फ टी वाला टर्म होगा, टी स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन हमारा बन रहा है, ठीक है। अभी जो ग्राफिकल मेथड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने का, निकालने का, ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता, हमेशा हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत केयरफुली पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करना पड़ता है, एक एक वैल्यू, कर्व बिल्कुल इधर उधर ज़रा से चेंज ना हो, फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, डेल्टा टी को स्मॉल करो, ये बड़ा झंझट वाला काम है। हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना वेलोसिटी की वैल्यू को अलग अलग इंस्टेंस पे, यानी किस टाइम पे क्या वेलोसिटी, अगर हमको डाटा मिल जाए पोजीशन का अलग अलग इंस्टेंट पे, यानी हर टाइम पे क्या पोजीशन है वो हमको मिल जाए, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे, 7.1 सेकेंड पे, हर टाइम पे अगर पोजीशन की वैल्यू हमको मिल जाए तो वेलोसिटी निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। क्यों आसान हो जाएगा, जो भी टाइम हम लेंगे, T1 T2 हम ले लेंगे, हर टाइम पे हमको पोजीशन पता है तो x1 x2 मिल जाएगा, x2 माइनस x1 कर देंगे, डेल्टा x मिल जाएगा, T2 माइनस T1 कर देंगे, डेल्टा t मिल जाएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा t कर दिया, आ गई वेलोसिटी। इसी डेल्टा t को छोटा करते चले जाएंगे तो और हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो या तो ये हो जाए, या फिर और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, हमको एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे कि हमको दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू 0.08 t³। तो इस तरह का कुछ रिलेशन अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि हमने निकाला, इसी x को डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 3 जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24, 0.24 टी स्क्वायर आ गया। अब टी की वैल्यू रखते जाओ, वेलोसिटी की वैल्यू खड़ा खड़ा आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान हो गया। ग्राफ वाला मेथड सबसे ज़्यादा मुश्किल, अगर अलग अलग टाइम पे हमको अलग अलग पोजीशन मिल जाए तो ये ग्राफ वाले से तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो जाए, x1 निकालो, x2 निकालो, डेल्टा x निकालो, डेल्टा x बाय डेल्टा t, लेकिन ग्राफ से तो आसान है। और उससे भी आसान है अगर आपको एक्सप्रेशन दे दिया, इक्वेशन आपको दे दी, तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लो, टाइम पुट करो, वेलोसिटी मिल गई। तो अलग अलग टाइम पे अगर अलग अलग पोजीशन मिल गई तो किस तरह से हम करते हैं ये हम देख चुके हैं कि हम डेल्टा x बाय डेल्टा t कैलकुलेट कर लेते हैं, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा टी को हम कम करते जाते हैं और डेल्टा x बाय डेल्टा टी निकालते जाते हैं। इस तरह से हमको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती है जो कि टेबल 3.1 में दिया हुआ है। या फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करते हैं फॉर गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, मैंने बताई दिया आपको, dx बाय dt कर दो और आपको वैल्यू मिल जाएगी, फिर टाइम वैल्यू पुट करो और वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे पहले
जो मैंने आपको बताया था एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो t की पावर n दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी dt की पावर n बाई dt, तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट उसका पहले यानी पावर कोफिशिएंट बन जाएगी और t की पावर n माइनस 1 ये हम कर देंगे। अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है, जैसे मान लो यहाँ a होता, तो a हमारा बाहर निकल जाता और a यहाँ होके फिर बाद में a और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़, जैसे आपका कोई एक्सप्रेशन है उसमें दो टर्म है, जैसे a है प्लस bt स्क्वायर है। ठीक है, और इस पूरे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, d बाई dt करना है, तो क्या होगा, एक बार ये a के साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, दोबारा bt स्क्वायर के साथ हो जाएगा। जैसे आप सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हो ना, 3x प्लस वाई, तो क्या होता है, 3 एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3x हो जाता है प्लस 3y हो जाता है। सिंपल यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी डी a बाई डी टी हो जाएगा प्लस डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं ये a कोई कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है यानी कोई नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। ये याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो इस तरह से डी ए बाई डी टी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अगर b कांस्टेंट है तो b बाहर निकल जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, b हमारा बाहरी है, जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती है, यानी 2 इधर आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1 यानी t की पावर 1, तो सिंपल t लिखेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2bt। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, यानी पोजीशन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू पुट करो, पोजीशन की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, जहाँ पर a क्या है 8.5 मीटर और b आपका 2.5 मीटर, यानी a और b आपके क्या है, कांस्टेंट है। एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, t को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ देखो आपको कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी एग्जैक्ट 0 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, एग्जैक्ट 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, ये आपको बताना है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये हमने ऊपर किया है, एक बार फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। ये जो ऊपर मैंने किया है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी करेंगे, तो ये हमें वेलोसिटी दे देगा। x की वैल्यू हमको दी हुई है, क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी, ये हमको निकालना है। तो डिफरेंशिएशन एक बार a के साथ हो जाएगा, फिर प्लस का साइन बी टी स्क्वायर के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डी ए बाई डी टी हो जाएगा प्लस का साइन डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये a हमारा कांस्टेंट है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमको दी है, a क्या है 8.5 एक नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस, और मैंने बताया कि कोई भी आपका जो वेरिएबल है इस तरह से टी स्क्वायर है, उससे पहले कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो, b मल्टीप्लाई, और b की वैल्यू आपको दी हुई 2.5, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, यानी b को बाहर ले लो, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब ये 0 तो हमारा खत्म हो गया, b एज इट इज़ रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा, जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, और पावर के साथ क्या होगा, उसमें 1 माइनस कर दो, पावर 2 थी, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगी, टी की पावर 1 टी ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 2 और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2bt। 2bt क्या है, ये इक्वेशन है dx बाई डी टी की, जो कि हमारी v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हमको 0 सेकेंड पे चाहिए, यानी वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कैसे निकालोगे, t की वैल्यू 0 रख दो, तो 2bt आपस में सब मल्टीप्लिकेशन में है, 0 आ गया तो सब 0 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू हमारी 2.5 है और t की वैल्यू हमारी 2 है। सॉरी, यहाँ पर 2.8 नहीं है, b की वैल्यू हमारी 2.5 है। ठीक है, तो अब अगर आप करोगे तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 5 2 10, तो v2 हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी हमारी आ गई। ठीक है, तो देखो हमारा इसमें क्या किया है, इसी तरह से किया गया है। इन नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी किस तरह से लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो d और ब्रैकेट में a बी टी स्क्वायर बाई डी टी किया। इसमें मैंने देखो कई स्टेप में करके यहाँ तक ले आया था 2 बी टी और b की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 5t आ गया। ठीक है, t की वैल्यू पुट करोगे 0 तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 2 10 आ जाएगी। इसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक लेना है,
तो देखो एवरेज वेलोसिटी में दो तरीके के टाइम होता है, एक इनिशियल टाइम, एक फाइनल टाइम। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पर हमको t1 दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, t2 हमको दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। अब x1 x2 कैसे निकलेगा, देखो हमको x का और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर हमको दिया हुआ है। अगर x1 हमको चाहिए होगा तो t की जगह t1 की वैल्यू पुट कर देंगे, a भी अभी ऐसे ही रखे रहो, अभी ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी, t1 की वैल्यू क्या है, देखो 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो सिंपल हम x1 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4b। इसी तरीके से x2 हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी, अब यहाँ पर टाइम कितना है 4 सेकेंड है, 4 4 16 हो जाता है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 16b। तो हमको x1 मिल गया, x2 मिल गया, डेल्टा x क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। तो x2 हमारा a प्लस 16b है माइनस a माइनस 4b, ठीक है। तो a से a तो काम खत्म हो गया, 16b में से 4b चला गया तो 12b बचेगा। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा x हमारा 12b, t2 माइनस t1 क्या होगा, 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 6b हो जाएगा। अब b की वैल्यू पुट कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 2.5 होती है, तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व किया गया है पूरा और ये आ गई वैल्यू। फ्रॉम फिगर 3.7 में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। वी नोट दैट ड्यूरिंग द पीरियड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टू 18 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से 18 सेकेंड में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये हमने देखा था, इसीलिए एक फ्लैट लाइन हमारा बन रहा था। बिटवीन द पीरियड ऑफ 18 सेकेंड टू 20 सेकेंड इट इज़ यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ बात हमें क्लियर कर रहा है, उस समय जो ग्राफ प्लॉट करे तो उससे पहले उन्होंने नहीं बताया था, यहाँ बता रहा है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब क्या है, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर हमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही है। वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही, इसका मतलब अगर टाइम इंटरवल हम सेम ले लें तो चेंज इन पोजीशन की वैल्यू सेम होगी, यानी डेल्टा टी अगर हमारा कांस्टेंट है हर केस में, तो x2 माइनस x1 कर लो, इसकी वैल्यू बराबर होगी x3 माइनस x2 के, सेम इसी तरह से x4 माइनस x3 इसी तरह चलता जाएगा, यानी हर जो पोजीशन है उतने ही टाइम इंटरवल में उसका डिफरेंस सेम होगा, यानी उतने ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा हर केस में, हर बार। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर डेल्टा एक्स हमारा सेम है, डेल्टा टी हमारा सेम है, सीधी सी बात है वेलोसिटी भी हमारी सेम रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, या कह सकते हो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे कि अगर हम टाइम इंटरवल को फिक्स कर लें, यानी डेल्टा टी की वैल्यू चेंज ना करें, तो v2 माइनस v1 ये बराबर होगा v3 माइनस v2, ये बराबर होगा v4 माइनस v3 के, यानी चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा। चेंज कांस्टेंट है, याद रखना, चेंज मतलब v2 माइनस v1, v3 माइनस v2, v4 माइनस v3, v5 माइनस v4, इस तरह से आप चलते जाओगे तो ये जो चेंज होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो v2 आपका 4 है, ठीक है, और v1 आपका 2 है, तो 4 माइनस 2, v3 मान लेते हैं 6 है और v2 हमारा 4, ये इक्वल होगा, v4 हम मान लेते हैं 8 है, तो v3 हमारा क्या है 6 है, हमने माना है, तो 4 माइनस 2 ये 2 आएगा, 6 माइनस 4 ये 2 आएगा, 8 माइनस 6 ये 2 आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो अलग अलग है, v1 पे 2 है, v2 पे 4 है, v3 पे 6 है, v4 पे 8 है, वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन चेंज इन सब का सेम है, ठीक है। और जब वेलोसिटी का जो चेंज है वो सेम होता है तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब चेंज अगर पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जा रही है, v1 की 2 है, v2 की 4 है, v3 की 6 है, v4 की 8 है, इंक्रीज हो रही ना, तो हमारा ग्राफ ये ऊपर की तरफ बनेगा। जहाँ से भी स्टार्ट होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से बनेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा।
अगर वेलोसिटी कम हो रही है या हम कह सकते हैं जो चेंज है वो निगेटिव आ रहा है, जैसे ये 2 हमारा पॉजिटिव में आ रहा था ना, अगर चेंज हमारा निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में कब आएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। चलिए इसे भी मैं वैल्यू लेकर बता देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। कि मान लो हम v1 ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, v2 ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, इसी तरीके से v3 4 और v4 2 ले लेते हैं। तो v2 माइनस v1 करो, क्या आएगा, v2 हमारा 6 है, 6 माइनस 8 करोगे तो -2 आएगा। ये इक्वल होगा v3 माइनस v2 के, v3 हमारा 4 है, v2 हमारा 6 है, 4 माइनस 6 क्या होता है, -2, ये -2 आ गया। ठीक इसी तरीके से v4 माइनस v3 करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 4 जो कि -2 होता है। तो यहाँ देख रहे हो -2 -2 -2, इसका मतलब जो चेंज है वो निगेटिव में है और वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़्यादा थी और नीचे की तरफ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, नीचे कम होगी, तो ज़्यादा से नीचे की तरफ ये बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ऊपर वाला हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। और जो नीचे हमने ये वाला ग्राफ बनाया ये किसका है, ये भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसीलिए हमने जो 18 सेकेंड से 20 सेकेंड में ग्राफ बनाया था वो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा था। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन था। और टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग का ग्राफ हमने कैसे बनाया था, क्योंकि वहाँ पर हमको इक्वेशन दी हुई थी, स्क्वायर दिख रहा था, हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। वेलोसिटी की जो इक्वेशन बन रही थी dx/dt, उसमें स्क्वायर घटा मारा था, तो हम समझ गए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंस। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, देखो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर नहीं बदलेगी तो जो एवरेज वेलोसिटी है हर इंस्टेंट पे, या हम ऐसे कह सकते हैं जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो पूरे जो टाइम में वेलोसिटी हमको निकल कर आएगी, ओवरऑल जो हम एवरेज निकालेंगे वो बराबर होगा किसके, जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, या सिंपली हम स्पीड कह सकते हैं, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और कुछ नहीं है, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट बचेगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वेलोसिटी ऑफ +24 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ -24 मीटर पर सेकेंड बोथ हैव एन एसोसिएटेड स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, प्लस में 24 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी और माइनस में 24 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी दोनों अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेलोसिटी तो अलग हम मानेंगे, लेकिन अगर साइन हटा दें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो स्पीड दोनों ही केस में क्या होगी, 24 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात आपको नोट करने की है कि जो एवरेज स्पीड है ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो ये तो सिंपल सी बात है, जब हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट का होता है, क्योंकि डिस्टेंस में तो पूरी वो पाथ लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, इस हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो हमारी स्पीड है, बेसिकली जो एवरेज स्पीड है वो भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है किसी भी टाइम इंटरवल में वो ग्रेटर हो सकती है या बराबर हो सकती है जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का उसके। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मान लेते हैं स्पीड को एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एस इंस्टेंटेनियस, ये हमेशा बराबर होगी किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। आगे कह रहा है वाई सो, ऐसा क्यों,
कि स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली वो बराबर है, तो वो कंडीशन याद करो जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होते हैं। वेलोसिटी स्पीड तब बराबर होते हैं जब मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं जब डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क तभी आता है जब डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाना था, अब वो सीधा सीधा चला गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, लेकिन वो ऐसे ही चला गया, ऐसे घूमा, तो देखो एक इस पॉइंट पे डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया, एक इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इस डायरेक्शन चेंज की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो मैंने आपको बताया है कि टाइम ड्यूरेशन हम बहुत छोटा लेते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तो आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ टाइम चाहिए होगा। इतना कम हम टाइम देते हैं कि डायरेक्शन चेंज ही नहीं होने देते। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं देखने को मिलता। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो गई। इसीलिए इंस्टेंटेनियस के केस में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी पूरी कहानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, एक एक वैल्यू निकाल के सारी चीज़ ग्राफ से और जो डिफरेंशिएशन वगैरह वो सारी चीज़ बता दी है। अगर आपने इसे नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा तो इसे आप रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और छोटी छोटी गलती इसके अंदर हो जाती है। इसीलिए एक एक पॉइंट को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है, बार बार उससे समझाया, आगे बढ़ गए तो भी उसको रिलेट करके बताया, ताकि वो माइंड में आपके फिक्स हो जाए। इस वीडियो को और छोटा भी बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने इस पर टाइम दिया है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल और इस टॉपिक में गलती बहुत हो जाती है। छोटे मोटे आपने काम कर दिया और गलत हो गया। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा देना है। और ये वीडियोस और मेरे चैनल को जितने लोगों को आप जानते हो, जहाँ तक जानते हो वहाँ तक इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, जितने व्यूज़ मिलेंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलता है। और जो भी वीडियोज़ आपको देखनी है, पहले की वीडियो देखनी है, आगे जो भी वीडियोज़ आएगी, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक वहाँ से देख सकते हो या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।